नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अभी कल ही आपने देखा था कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि हम किसानों और जो मछुआरे हैं, उनके हितों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कहा और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री ने इधर बोला और उसके बाद भड़ास फॉर मीडिया पर एक बड़ी खबर आ गई। भड़ास फॉर मीडिया वो खबरें छापता है जो कि लोग सत्ता के गलियारों में उसको डिस्कस करते हैं और उस खबर को स्क्रीनशॉट के जरिए मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ और उसको पढ़ के भी बताऊंगी कि उसमें क्या है। अब ये देखिए, बड़ी हेडलाइन, अमित शाह बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। अब इसको एक गॉसिप की तरह पढ़ा जाए या केवल एक मर्मर या फिर सत्ता के गलियारों से जो सुगंध इस समय आ रही है उसके बेसिस पे छापा गया है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये भड़ास फॉर मीडिया टीम ने इसको छापा है और संजय त्यागी नाम की रिपोर्टर ने इसको छापा है और इसको मैं पढ़ लेती हूँ। क्या है कि आरएसएस और मोदी के बीच बीजेपी, इसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाते चलते हैं ताकि आप वो स्क्रीनशॉट्स भी देखिए, भड़ास फॉर मीडिया टीम के वेबसाइट से ली हुई। आरएसएस और मोदी के बीच बीजेपी अध्यक्ष के लिए सहमति बन गई है। तय हो गया है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का होगा, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। उनके इस प्रस्ताव या शर्त को आरएसएस ने मान लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बहुत दिन से पेच फंसा था। पुख्ता जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की पहली पसंद थे, लेकिन मोदी और शाह इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसकी काट के लिए आरएसएस के ही प्यादे माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान का नाम आगे कर दिया। आरएसएस ने इसके जवाब में मनोहर लाल खट्टर का नाम प्रस्तावित कर दिया। मोदी जी खट्टर के नाम पर सहमत थे, लेकिन शाह साहब इस पर तैयार नहीं हुए। अब आप देखिए कि बीजेपी के अध्यक्ष पद को ही लेकर कितनी खींचतान इस समय मची हुई है और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ। कभी अमित शाह नहीं तैयार, तो कभी मोदी जी नहीं तैयार, कभी आरएसएस नहीं तैयार। ज्यादा दबाव बनाने पर अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में अपने रिटायरमेंट का जिक्र करके आरएसएस पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद संघ प्रमुख ने फिर से 75 साल में रिटायरमेंट का मुद्दा उछाल दिया। काफी रस्साकशी के बाद आरएसएस और मोदी के बीच में सहमति बन गई। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आरएसएस की पसंद का होगा और अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में लोग इसे अदानी प्रकरण से भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका ने अदानी द्वारा छिपे ईरान से गैस आयात करने का मामला पकड़ लिया है। अदानी के मुद्रा पोर्ट पर अमेरिका द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाने की प्रबल संभावना है। यह भी चर्चा है कि इस मामले में कुछ ऐसा भी है जिससे पीएम पर दबाव बढ़ सकता है। खैर, जो भी हो, इतना तय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये खबर भड़ास फॉर मीडिया पर छपी हुई है। अब इसको हम कितना क्रेडिबल माने, इसकी संभावनाएं क्या है, बीजेपी में किस तरीके की इसको लेकर सुगबुगाहट होगी, क्योंकि एक सन्नाटा है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। सिद्धार्थ को आपने सुना है कि अलग अलग तरीके से वो खबरों का विश्लेषण भी करते हैं, तो मैंने सोचा उनसे बात की जाए। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। और ये जो खबर कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे और शिवराज चौहान बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे, अब इसको पचाया जाए या पढ़कर एक, जैसे कहते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, जब होगा तो देखी जाएगी। क्या रुख अपनाया जाए इस खबर पर? जी, खबर बहुत दिलचस्प भी है और सनसनीखेज भी है। और ये अगर खबर भड़ास फॉर मीडिया से निकलता है तो इससे पहले का भी उनका रिकॉर्ड है कि इस तरह के कई बार उन्होंने सनसनीखेज कुछ खबरें निकाली हैं और वो बाद में जाके सच भी हुई है। तो ये खबर सच अगर होगी तो इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर अमेरिका का हाथ इसमें नहीं रहेगा तब ये खबर सच नहीं होगी, लेकिन अगर अमेरिका का हाथ है तब वो सच हो जाएगी। ये बात सच है जो उन्होंने कहा कि अदानी के ऊपर हमें पता है कि अमेरिका ने काफी सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, मतलब प्रतिबंध लगाए हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध उन्होंने ईरान के ऊपर लगाया है। ईरान के ऊपर यह प्रतिबंध है कि ईरान से कोई भी किसी भी तरह का ऊर्जा नहीं खरीद सकता है, मतलब पेट्रोल हो या किसी तरह की चीज। लेकिन अदानी का जो मुंद्रा पोर्ट नाम की जगह है वहां पर ईरान से कुछ एलपीजी जिसे कहते हैं या एलएनजी गैस खरीदा गया है या उनके पोर्ट पे उतरा है, ऐसी सूचना अमेरिका के यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के पास है और इस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
अगर वो इन्वेस्टिगेशन सही पाई, और हमें पता है इससे पहले इसके अलावा अदानी के ऊपर अमेरिका में एक केस भी है। अमेरिका में केस है कि भारत में लोगों को, सरकारों को घूस देने के लिए अमेरिका में अमेरिकी लोगों से पैसा उगाहा गया। मतलब अमेरिका में कंपनी खोली गई, लोगों से कहा गया कि उसमें पैसा लगाइए, और वो पैसा उपयोग करना था कि भारत में सरकारों को घूस देने के लिए। तो अमेरिकी नियम के अनुसार आप अमेरिकी नागरिक से पैसा लेके किसी दूसरे देश में अगर घूस देने के लिए पैसा लेते हैं, तो आप अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसीलिए आपके ऊपर केस लगता है, और वो केस अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, अमेरिका की कोर्ट ने उसको, जिसे संज्ञान में लेना कहते हैं, यहाँ पर भारत में उसको चार्जशीट कहा जाता है, अमेरिका में उसको इंडाइटमेंट कहा जाता है। तो कोर्ट ने इंडाइटमेंट भी कर दिया है। तो अदानी अमेरिका में एक जगह तो पक्का पुख्ता रूप से फंसे हुए हैं, दूसरी जगह फंसने की संभावना है क्योंकि उनकी जांच चल रही है मुंद्रा पोर्ट पर। अब हमें पता ये भी है कि भारत के जो वर्तमान प्रधान जी हैं, वो जहां भी जाते हैं साथ में अदानी साथ में जाते हैं, चाहे वो ग्रीस जाए, चाहे बांग्लादेश जाए, चाहे केनिया जाए, चाहे श्रीलंका जाए, और वहां उनके साथ जाने के बाद उनको उस देश में कुछ उनको अलग अलग तरह के ठेके भी मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अदानी का जो व्यापार है, वो वस्तुओं का व्यापार कम है और प्रभाव का व्यापार ज्यादा है। और हमें पता है कि दुनिया भर में वस्तुएं बिकती है, प्रभाव नहीं बिकता। कोई आदमी अगर बजाज स्कूटर खरीदता है और बजाज स्कूटर को अच्छा मानता है, वो इसीलिए मानता है क्योंकि वो स्कूटर उसको अच्छा लगता है। इसीलिए नहीं बजाज स्कूटर खरीदता कि बजाज का बहुत नाम है। नाम कितना भी हो, लेकिन आदमी को प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो अदानी को दुनिया भर में आज को अगर आपको व्यापार करना है, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी वस्तु उस गुणवत्ता की होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अडानी गुणवत्ता से ज्यादा, वस्तुओं से ज्यादा अपने प्रभाव के जरिए अपना व्यापार करते हैं। और अगर अमेरिका में इस तरह के केस में वो फंस जाते हैं, तो पूरी दुनिया में उनका प्रभाव कम हो जाता है। हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई, उसके बाद अदानी का जो व्यापार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये बहुत संभव है कि अमेरिका अगले कदम पर अगर अदानी को, जिसे कहते हैं ना स्क्रू ड्राइवर, पेचकस टाइट करता है, तो अदानी को जो पेचकस टाइट करेगा, तो उसमें प्रधान जी के फंसने की संभावना बन जाती है, या प्रधान जी के लिए एक बहुत बड़ी अटपटी स्थिति आने की संभावना है। वैसी स्थिति में और हमें पता है कि अमेरिका में जिस तरह के ट्रंप साहब हैं, तो ट्रंप साहब एक तरह से वो व्यापारी भी हैं, वो ब्लैकमेलर भी हैं, वो हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। इससे पहले जो ट्रंप साहब के साथ, ट्रंप साहब का जो भारत के डेलीगेशन के साथ बातचीत किया जाता था, उसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम रॉबर्ट है। नहीं, जो ये कहानी है उसके स्क्रीनशॉट्स आप जरा प्लीज प्ले करते रहें, क्योंकि जिसमें ये खबर बड़ी है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप उस पर भी बोलिए, क्योंकि अदानी के हाँ, प्रकरण के बारे में तो हम लोग अक्सर बात कर चुके हैं, लेकिन अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना, क्या आपको लगता है कि मोदी जी को ये गवारा हो गया होगा? मोदी जी तो उनमें से है कि भाई वो जल्दी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है, और ऐसे में ये खबर आना कि अमित शाह बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, और आज ही उन्होंने कहा भी था कल की मैं तो, मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं किसानों और मछुआरों के साथ समझौता नहीं करूंगा, उनके हितों के साथ। जी। इसका मतलब ये है कि प्रधान जी अपने अपने आप को देखिए, प्रधान जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भारत की अस्मिता जाने नहीं दूंगा, इसका मतलब वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। परसों तक तो आप बोल रहे थे भारत के प्रधान जी कि मैं 56 इंच का शेर हूं, मैं दूसरे को घर में घुस के मारूंगा, मैं दूसरों को सजा दूंगा। आज आप अगर कह रहे हैं कि मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, ये तो क्या कहते हैं, विरोधाभास हो गया। ये तो शेर कह रहा है, शेर लाल आंख का शेर आंख से आंसू गिरा रहा है। इसका मतलब ही है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। ये यहाँ पर यही विषय है कि अगर अदानी के मामले में प्रधान जी के बारे में अमेरिका के पास कुछ इस तरह के तथ्य हैं कि वो ब्लैकमेल कर सकता है, वैसी स्थिति में फिर जरूरी हो जाएगा कि प्रधान जी अपनी कुर्सी छोड़ें। वैसी स्थिति में ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि उस कुर्सी पर ऐसा व्यक्ति बैठे जो कि प्रधान जी को प्रोटेक्ट करे, प्रधान जी को उस रायते, वो जो फैला हुआ रायता है, वो जो गर्मी दूसरे जगह से आ रही है अदानी की, उससे प्रधान जी को बचाए। वैसी स्थिति में अमित शाह जी को चुनना स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, क्योंकि अमित शाह जी हमें पता है प्रधान जी के सबसे निकटस्थ हैं, सबसे क्लोज हैं, तो वो चुनने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर प्रधान जी को लग रहा है कि अमेरिका के साथ, जिस तरह से वो पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं झेलने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब वो भारत के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। वो ट्रंप कुछ भी करेगा उसको कहेंगे कि देखो मैं सजा झेलने के लिए तैयार हूं।
तो अगर वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, इसका मतलब वो अभी कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं है। उनको लग रहा है कि हम कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो कहीं से वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं, वो एमपी हैं। दूसरी बात यह है कि एनडीए के घटक दलों ने उनको अपना समर्थन जताया है। तीसरी बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई है। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि दूसरे के दबाव में वो कुर्सी छोड़ दें। कोई जबरदस्ती उनसे कुर्सी नहीं छुड़वा सकता। कुर्सी तभी छूटेगी जब वो खुद उनको लगे कि इस कुर्सी पर बैठना अब मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे लगता है कि यह स्थिति आने से पहले वो इसको जितना ज्यादा खींच सकते हैं वो खींचेंगे। और ये उनका पहला कार्ड उन्होंने खेला है कि वो अब सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। कल तक जो 56 इंच का शेर दूसरों को लाल आंख दिखा रहा था, आज अगर वो शेर अपने आंख से लाल आंख दिखाने के बदले आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि मैं कोई भी सजा झेलने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब ही है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। और अगर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं तो उनको उनको यहाँ पर कोई कुर्सी से हटा नहीं सकता। आरएसएस भी नहीं हटा सकता। अमित शाह चाह के भी हम इस तरह की अगर सूचना मिलेगी या इस तरह का मंसूबा आएगा तो किसी के भी मन में, अमित शाह जी हो, उनके भी मन में भारत के प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा आ सकता है। लेकिन मंसूबा आना एक बात है, जब तक मोदी जी खुद नहीं चाहेंगे या उनको इंग्लिश में जिसे कहता है अनटेनेबल नहीं लगेगा कि अब मैं यहाँ रहना ही नहीं सकता, रहूंगा तो मेरे लिए पर्सनल डैमेज हो जाएगा, तब तक वो वहां पर बैठे रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बदलाव होगा। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात बोल देता हूं। एक सिद्धांत होता है कि कोई भी संस्था जो होती है वो सेवा का काम करती है, लेकिन कोई भी संगठन होता है वो सेवा का काम नहीं करता, वो केवल और केवल सत्ता के लिए रहता है। और आरएसएस जो है उसका नाम ही देखिए तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन है। वो तो संगठन का चरित्र ही होता है, वो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा का बहुत बड़ा हाथ था 1991-92 में। लेकिन जब 1996 में प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो 1 मिनट में भाजपा और आरएसएस ने आडवाणी जी का नाम पीछे ले लिया और वाजपेयी जी को आगे कर दिया, क्योंकि उनके नाम पे सहमति नहीं बन रही थी। तो भाजपा या आरएसएस के लिए प्रधानमंत्री कौन होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। व्यक्ति बदलते रहेंगे, सत्ता उस इकोसिस्टम के पास चाहिए। वो चाहे वाजपेयी के पास रहे, वो चाहे आडवाणी जी के पास रहे, वो चाहे मोदी जी के पास रहे, कल वो चाहे अमित शाह जी के पास रहे, परसों चाहे वो योगी जी के पास रहे या कोई अनजान व्यक्ति के हाथ में रहे। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, भाजपा का इकोसिस्टम, आरएसएस का इकोसिस्टम, वो हर कीमत पे सत्ता अपने हाथ में रखना चाहेगा। वो सत्ता अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देगा। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं कि अंदर से आरएसएस के अंदर से कोई दबाव है कि मोदी जी आप 75 साल हो गया, आप हट जाइए और दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि सत्ता उन्हीं के पास है। सत्ता उनके पास है तो उनको क्या दिक्कत है। मतलब आप जिसे कहते हैं ना कि खड़े पानी में कौन, उसमें मतलब ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उसमें काहे के लिए क्या कहते हैं, यज्ञ में हवन, हवन में किसी तरह का व्यवधान करेंगे। वो सब कुछ ठीक ठाक उनके लिए चल रहा है। बात इसीलिए, मुख्य बात ये हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा ये, इसमें जो भड़ास मीडिया ने कहा है वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। ये मामला अमेरिकी प्रेशर पर है। हमें पता है कि ट्रंप साहब का और प्रधान जी का 36 का आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ट्रंप साहब को भारत के प्रधान जी से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। वो अपेक्षाएं इसीलिए नहीं थी कि उनकी अपेक्षा थी, अपेक्षा इसीलिए थी क्योंकि आपने इतना अपेक्षा बनवा दिया। आप कभी जाके अब की बार ट्रंप सरकार कर रहा है, कभी कर दिया नमस्ते ट्रंप कर दिया, कभी आप जबरदस्ती उनके घर पे व्हाइट हाउस में जाके उन्होंने जो जो कहा उस पर आपने दस्तखत कर दिए। तो अब ट्रंप साहब का भारत के प्रधान जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो ट्रंप साहब, हमें पता है, बदले की भावना में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब वो बदले की भावना में भारत पर, अभी तक तो वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, आने वाले समय में किसी को पर्सनल ब्लैकमेल अगर करने लगे, वैसी स्थिति में अगर अडानी जी का और प्रधान जी का कोई पीछे का संबंध ट्रंप साहब के हाथ में आ जाए और वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, वैसी स्थिति में यह संभव है कि प्रधान जी को लगे कि अब यह यहाँ पे रहना अनटेनेबल है। वैसी स्थिति में वो गद्दी छोड़ेंगे भी तो किसी अपने व्यक्ति के लिए छोड़ेंगे, ताकि वो गद्दी छोड़ते ही उनको जो इम्यूनिटी प्राप्त है, उनको जो सुरक्षा प्राप्त है, वो सुरक्षा खत्म नहीं हो जाए और उनके ऊपर कोई नया केस मुकदमा अमेरिका में या कहीं दूसरे जगह नहीं लग जाए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए सिद्धार्थ, आपको लगता है कि मोदी जी का जो 75वां जन्मदिन है उसी के आते आते ये सारे डिसीजंस हो जाएंगे कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मोदी जी को कोई और सेफ और सुरक्षित कुर्सी मिल जाएगी ताकि उनको इम्यूनिटी भी मिल जाए? क्या ये सारी चीजें आपको लगता है कि इतनी जल्दी हो जाएंगी?
और जिस तरीके की सुगबुगाहट इस समय बीजेपी के अंदर है, खासकर जो बीजेपी के अध्यक्ष चयन को लेकर, प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, अमित शाह और मोदी जी के बीच में, तो ये तो खींचतान वाली स्थिति है कि मोदी जी हटेंगे और शाह साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। संजय त्यागी साहब भड़ास फॉर मीडिया में लिख रहे हैं। सब लोगों ने आज ये खबरें पढ़ी होंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको एनालाइज भी किया जाए कि अमित शाह कैसे इतनी पीसफुली बैठ पाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। क्या अमित शाह के ऊपर को आरोप नहीं लगेंगे जो मोदी जी के ऊपर लगे, अगर मान लीजिए वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं? नहीं, वहां पर एक दिक्कत आएगी। अगर भाजपा के पास 272 सीटें होती तब ये बहुत आसान हो जाता, लेकिन भाजपा के पास हमें पता है 272 सीटें नहीं है। उनको चाहिए सहयोगी दलों का समर्थन। तो अभी जो समर्थन मिल रहा है, चंद्रबाबू नायडू का हो या कर्नाटक में जेडीएस का हो या बिहार में नीतीश कुमार का हो, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। अमित शाह को वो समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अमित शाह जिस तरह से अपनी राजनीति करते हैं, खास करके वो क्षेत्रीय दलों को हर जगह पर जाके बहुत एग्रेसिवली तोड़ते हैं। वो उन्होंने क्षेत्रीय दलों को बहुत एग्रेसिवली तोड़ा कर्नाटक में भी, उन्होंने क्षेत्रीय दलों को बहुत एग्रेसिवली तोड़ा महाराष्ट्र में भी, उन्होंने उड़ीसा के बीजू जनता दल को जो हमेशा उनका हर हर बिल का समर्थन करता था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। हमें पता है कि बिहार में वो हर हालत में नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। ऐसे में क्योंकि भाजपा के पास 272 सीटें नहीं हैं, तो ऐसे समय में ये केवल भाजपा का निर्णय नहीं हो सकता कि हम प्रधानमंत्री बदल देंगे। नए प्रधानमंत्री अगर अमित शाह होंगे तो जरूरी नहीं कि क्षेत्रीय दल अमित शाह के साथ उतने कंफर्टेबल हों, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, ये तो सबसे पहले हमको तोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होगा। मंसूबा होना अपनी बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या ये टाइमलाइन 75वें जन्मदिन के साथ है, मेरे ख्याल से इसका टाइमलाइन भारत में तय नहीं हो रहा है, इसका टाइमलाइन ट्रंप तय कर रहे हैं, इसका टाइमलाइन वॉशिंगटन में तय हो रहा है, और इसके टाइमलाइन में अदानी का बहुत बड़ा हाथ होगा। मतलब अदानी का हाथ मतलब अदानी के ऊपर केस का हाथ बहुत बड़ा हाथ होगा। आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मोदी का रहना या ना रहना प्रधानमंत्री की आप ट्रंप इसको डिसाइड करेंगे। क्या ट्रंप ने ये कह दिया कि अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री? आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये दिए होंगे, या फिर ये मोदी बीजेपी का इंटरनल अरेंजमेंट होगा कि भाई अगर मोदी जी जा रहे हैं तो फिर अगला प्रधानमंत्री के पद पर अमित शाह को बैठाओ? क्या ये डिसीजन एक हुआ होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पूरी बीजेपी को इसमें शामिल किया जा रहा है, या ये डिसीजन खाली ये 3 और 4 लोगों के बीच में ही हो रहा है? क्योंकि अभी तक बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक नहीं हुई है। चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी ये नहीं पता कि सब सांसद जो बीजेपी के हैं वो एक पेज पर हैं या नहीं है। अब इतने बड़े बड़े डिसीजंस आ रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये 3 या 4 लोग बैठकर बीजेपी में ये डिसाइड कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि ट्रंप साहब को कोई समस्या नहीं है भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, उनको कोई समस्या नहीं है। इसको इस तरह से देखिए कि हाथी जब चाल चलता है तो नीचे कितनी चींटियां मरती है या नहीं मरती है, उससे हाथी को कोई लेना देना नहीं, हाथी अपने चाल पे चलते रहता है। ट्रंप साहब को अपना उनकी एक व्यापार की नीति है। वो नीति पूरा करने के लिए वो भारत सरकार के ऊपर दबाव ला रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रधान जी होने के कारण मोदी जी पर वो दबाव ला रहे हैं। अब वो मोदी जी कितना दबाव झेल सकते हैं, ये मोदी जी पर है। अगर वो दबाव इतना ज्यादा हो गया कि वो नहीं झेल पाएंगे, तो वो खुद कुर्सी छोड़ के दूसरे को बनाने की बात करेंगे। इसमें ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है कि भारत में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। ट्रंप को अपना व्यापार करना है। व्यापार में वो दबाव बढ़ा रहा है। हमें पता है कि वो दबाव पहले 25% पर था, अब 50% पर हो गया है। कल उन्होंने कहा कि अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं, देखिए आगे आगे होता है क्या। मतलब ट्रंप साहब भारत के ऊपर दबाव बढ़ाने वाले हैं। अब खेल ये है कि आप भारत के प्रधान जी कितना दबाव झेल सकते हैं, क्योंकि इस दबाव में क्योंकि अडानी भी एक फैक्टर है, और अडानी के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी की बहुत निकट की संबंध है। अब भारत के प्रधानमंत्री को सोचना है कि उनके जो वो निकट के संबंध है उसमें से कितना, मतलब क्या प्रोपोर्शन या कितनी तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कितना मसला, कितनी फाइलें, कितनी दिक्कतें या कितने अंदर छुपे हुए राज ट्रंप के पास हैं। उनको अगर ये लगेगा कि ट्रंप कोई राज निकाल देगा, उसके कारण हमारी समस्या हो जाएगी, तब भारत के प्रधान जी चाहेंगे कि मैं अपने फंसने के बदले मैं कम से कम एक कदम पीछे हट जाऊं और मेरा लेफ्टिनेंट जो मेरा भरोसेमंद व्यक्ति है वो आ जाए, ताकि कुर्सी भले मेरी छूट जाए लेकिन मेरी प्रोटेक्शन और मेरी सुरक्षा बनी रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें भाजपा के हाथ में नहीं है, आरएसएस के भी हाथ में नहीं है।
ट्रंप ऐसा कुछ करने वाले नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से वो कोई कुर्सी बदलने की, भारत में सत्ता परिवर्तन करना ट्रंप का उद्देश्य नहीं है। ट्रंप केवल एक बाउंसर मार रहे हैं। अब बैट्समैन वो बाउंसर खेलेगा, ये बाउंसर डक करेगा या बाउंसर आके उसके सर पे लगेगा, इससे इसमें बॉलर का कोई दोष नहीं है, बॉलर तो केवल बाउंसर मार रहा है। नहीं, हम लोग आज ये खबर एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये क्यों माने कि ये खबर सच ही होगी? ये तो खबर छापी गई है, कुछ लोग ये कहेंगे अरे ये तो बकवास की खबर है, कोई दूसरा कहेगा कि नहीं ये प्लान कराई गई खबर है, हो सकता है अमित शाह ने प्लान करा दिया हो। कम से कम लोग चर्चा तो करें, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री। और अब ये इस खबर को कितनी क्रेडिबिलिटी से देखा जाए और इसकी संभावना क्या आपको जल्द लगती है कि अमित शाह को मोदी जी हट जाएंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा? संजय त्यागी जी लिख रहे हैं। देखिए, इस खबर में काफी सारी अटकलें लगाई गई हैं, लेकिन कुछ चीजें जो इस खबर में तथ्य है, उसको तथ्य तथ्य से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तथ्य एक ये है कि ईरान से एलपीजी गैस खरीदने के कारण मुंद्रा पोर्ट पर वो उतरा था, उसके कारण अमेरिका अदानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये सच है, ये फैक्ट है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अदानी के ऊपर अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों के साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए अमेरिकी कोर्ट ने केस किया हुआ है, इससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तीसरी बात जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, अमेरिका ने भारत सरकार को यह कहा है कि अडानी के ऊपर जो केस है उसका सम्मान आप अडानी को दीजिए, इसका मतलब अडानी को अमेरिका भेजिए। तो ये तीन तथ्य हैं, खेल तथ्य ये तथ्य है। इसके बाद जो भी हैं आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये अटकलें हैं, लेकिन तथ्य इतने मजबूत हैं, आप अटकलों को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको बदलना या नहीं बदलना ये आरएसएस के हाथ में नहीं है, ये बीजेपी के भी हाथ में नहीं है, ये दो ही लोगों के हाथ में है कि ट्रंप कितना दबाव लाएंगे। और दूसरा, भारत में भाजपा के जो समर्थक क्षेत्रीय दल हैं वो क्या नेतृत्व परिवर्तन, प्रधानमंत्री के परिवर्तन पर जो दूसरा नाम आएगा, मान लीजिए इस अखबार के अनुसार अमित शाह जी का नाम आएगा, क्या क्षेत्रीय दल उसके लिए मंजूर होंगे? ये दो चीजें कि यहां पर ना आरएसएस है ना बीजेपी है, एक चाबी है इसकी ट्रंप के पास, और वो चाबी अगर टाइट ज्यादा हो जाती है तो उसकी सहमति मिलनी होगी इनको चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों से, नीतीश कुमार जैसे लोगों से, जनता दल एस जैसे पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से इनको सहमति लेनी है। इसीलिए इसमें समाचार भले इसमें अटकल हो, लेकिन जो तथ्य है वो इस ओर जरूर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में अडानी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये बिल्कुल सत्य है, अमेरिका का प्रेशर अडानी पर इतना ज्यादा है, वो सत्य है। और दूसरी बात, अडानी का भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ अलग अलग देशों में जाना और उसके कारण उनको ठेका मिलना, ये भी सबको पता है। ये दोनों चीजें अगर इससे ज्यादा गहरी हैं, अमेरिका के पास इससे ज्यादा कुछ सबूत है, अमेरिकी कोर्ट में इससे ज्यादा कोई चीजें अगर बाहर आने वाली हैं, तब तो भारत के लिए, भारत के प्रधान जी के लिए वो कुर्सी गर्म हो जाएगी, वो बाउंसर वो खेलने लायक नहीं रहेंगे। वैसे समय में उनको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये बाउंसर ऐसा है कि मैं डक कर सकता हूं, मुझे लग रहा है कि अभी उनको ये लग रहा है कि ये बाउंसर डक किया जा सकता है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं कि देखिए कितना दबाव आ रहा है, मुझे कितनी सजा दी जा रही है, इतना मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि कल तक जो आपके 56 इंच के शेर थे, जो दूसरों को लाल आंख दिखाते थे, तो आज वो ही शेर उसी लाल आंख से अगर आंसू बहा रहा है, इसका मतलब तो आप सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो आप देश की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। कल तक तो आप शेर थे, आप कल तक लोगों को डरा रहे थे, कल तक आप लोगों से रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे, आज आप लोगों से सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल तक आप रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे, लोगों को हड़का रहे थे, लोग डर से आपका समर्थन कर रहा था, आपका एक स्टेचर ऐसा था, आप रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे। आज अगर आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, इसका मतलब ही है कि वो भी अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी तैयारी किए हुए हैं। उनको पता है कि फंसेगा तो सिर्फ अडानी फंसेगा, मैं उसमें नहीं फंसूंगा। अडानी तो देखिए, अडानी एक ऐसा व्यक्ति है कि जितनी दिन कोशिश करेंगे बचाने की बचाएंगे, जिस दिन नहीं बचा सकते उस दिन उसको शहीद कर दिया जाएगा। अडानी तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ व्यापारी, शहीद हो जाएंगे। व्यापारी। वो कल अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी वो कांग्रेस के साथ हो लेंगे और उतनी सगे संबंध वो कांग्रेस से भी बना लेंगे। लेकिन मेरा सवाल मोदी और शाह से है, क्योंकि ये खबर जुड़ी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये खबर पर कवायद और चल रही है और उसको पॉसिबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है कि अमित शाह बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। अब ये अगला प्रधानमंत्री ये भी तो हो सकता है 2029 का प्लान बना रही हो बीजेपी, ये भी तो हो सकता है। बहुत ओपन एंडेड है ये, अभी का है या 2029 का बीजेपी सपना देख रही है कि अमित शाह को बनाएंगे अब
आरएसएस उस पर तैयार हो गया होगा। जी। नहीं, मेरे ख्याल से आरएसएस अभी 2029 की तैयारी में नहीं है। आरएसएस अभी चाह रहा है, आरएसएस को पता है कि 2024 के चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी इकोसिस्टम ने इस बार 400 पार का नारा दिया था। वो नारा इसीलिए दिया था क्योंकि उनको भी भरोसा था कि उससे पहले जिस तरह से उन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे राम मंदिर का शिलान्यास हो गया था, वो उनका क्या कहते हैं घोषित नारा था। उन्होंने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था, वो उनका घोषित नारा था। तो उनको लगा था कि मेरे घोषित नारों को क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में पूरा कर लिया, 9 साल में, 10 साल में, 2014 के बाद पूरा कर लिया है, इसीलिए इस देश में मेरे प्रति एक बहुत लोकप्रियता की लहर है, 400 पार हम जा सकते हैं। तो वो जो 400 पार का नारा दिया था, उसमें तो उन्होंने ये नहीं कहा था ना कि 400 पार हो जाएगा तो हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बदल देंगे। वो मोदी जी के अंडर में ही 400 पार की चाह कर रहे थे। दुर्भाग्य ये हुआ कि उनको पता लग गया चुनाव के नतीजे आने के बाद कि जिस तरह के उन्होंने अपना आकलन किया था कि हम इतने लोकप्रिय हैं, उतने लोकप्रिय वो हैं नहीं। वो 240 पर आके अटक गए हैं, वो बैसाखी पर आ गए हैं। उनको पता है कि अब इस देश में वो उनकी लोकप्रियता नहीं है, इसीलिए वो अब लोकप्रियता वो हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए वो सत्ता को और ज्यादा मजबूती से पकड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब लोकप्रियता से वो जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए वो सत्ता को अपने कब्जे में लेने के लिए, कल आप देखिए कि कहीं एक जगह हाईकोर्ट में किसी एक जज को नियुक्ति होनी थी, अपने आदमी को घुसाने का कोशिश किया। बिहार में एक एसआईआर नाम की चीज कर रहे हैं, जिसमें कि नीचे के सामाजिक तबके के नीचे के जातों का वोट कटने वाला है। आज राहुल गांधी ने एक खुलासा किया जिसमें कि पता लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, मतलब 6 लाख लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट फर्जीवाड़ा है। दिल्ली का चुनाव हुआ, नई दिल्ली विधानसभा सीट में 40,000 वोट घट गए। इसका मतलब ही है कि भाजपा को पता है कि वो लोकप्रिय नहीं रही, फिर भी सत्ता में रहना क्योंकि किसी भी संगठन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए येन केन प्रकारेण कम से कम सत्ता में अलग अलग जगहों पर अपने आदमी को बिठा दिया जाए, सत्ता पर किसी भी तरह काबू रखा जाए, ये उसका उद्देश्य है। सत्ता में रहना उनका उद्देश्य है। न तो उनको मोदी जी प्रिय हैं, न तो उनको अमित शाह से कोई दिक्कत है। ये दोनों रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। आज वाजपेयी भी नहीं है, आज अडवाणी भी नहीं है, आज मुरली मनोहर जोशी भी नहीं है, आज उमा भारती भी नहीं है। ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा को शून्य से खड़ा किया था। फिर भी भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका आदमी कम से कम सत्ता में भाजपा है ना, सत्ता में भाजपा होना चाहिए। आगे मतलब कैप्टन कोई भी हो, टीम मेरी जीतती रहनी चाहिए। मतलब आप एक क्रिकेट फैन की हैसियत से देखिए कि भारत के क्रिकेट फैन को कोई समस्या नहीं है कि भारत का कप्तान विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी हो या शुभमन गिल हो। जब तक आप मैच जीत रहे हैं, मेरी टीम मैच जीत रही है, मैं खुश हूं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से न तो मोदी जी महत्वपूर्ण है बीजेपी इकोसिस्टम के लिए, न तो अमित शाह महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे कि वाजपेयी और अडवाणी महत्वपूर्ण नहीं थे, इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है और सत्ता पर रहने के लिए ये कुछ भी करेंगे। पहले सत्ता पर रहने के लिए अभी वो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। अगर ट्रंप की ओर से ब्लैकमेल बहुत ज्यादा आ गया तो 1 मिनट में सत्ता छोड़ भी देंगे, क्योंकि आप सत्ता नहीं छोड़ोगे तो आपके पूरे हाथ से सत्ता जाएगी। उससे अच्छा एक व्यक्ति को बदल दो, कैप्टन बदल दो, दूसरा कैप्टन आ जाए, कम से कम टीम तो हमारी ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से इस तरह से ये पैन आउट करने की संभावना ज्यादा है। एक आखिरी सवाल बस करेंगे कि मान लीजिए कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं, तो जो अमित शाह जैसा प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरी बीजेपी उनको ट्रीट करती थी, क्या उतना ही सम्मान, उतनी ही रिस्पेक्ट लोग अमित शाह को देने के लिए तैयार रहेंगे? क्या बीजेपी में कोई बगावत नहीं होगी? बीजेपी के जो बाकी जो नेता हैं वो कोई मूर्खतापूर्ण भरी हरकतें ना करें? इस सब को, ये सब जो एक्सिजेंसीज हो सकती है पार्टी के अंदर, उसको कंटेन कैसे किया जाएगा? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि नितिन गडकरी भी हैं, राज हैं, और भी मंत्री हैं जो अभी तक नहीं बोलते थे, वो भी बोलने लगेंगे अमित शाह के प्रधानमंत्री बनते ही। अभी तो सब मोदी जी के को सम्मान देकर और सब चुप है क्योंकि मोदी जी के इर्द गिर्द पूरी सत्ता है, लेकिन कोई गारंटी है कि अमित शाह को भी उसी तरह से पूरी पार्टी ट्रीट करेगी, उसी सम्मान के साथ? मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर उनको समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी बाहरी सहयोगी दलों से। अगर वही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास अगर इस बार 272 से ज्यादा सीटें होती
तब कोई भी किसी को भी वो बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपको अब प्रधानमंत्री बनाना है, तो आपको सहयोगी दलों का भी समर्थन चाहिए। तो सहयोगी दल अमित शाह के नाम पे उतनी आसानी से सहमति नहीं डालेंगे। बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से आडवाणी के जगह पर उन्होंने वाजपेयी को लाया, आडवाणी के रहते हुए उन्होंने मोदी को लाया। हमें पता है आडवाणी जी आज भी हैं, आडवाणी जी आज भी हैं, और बीजेपी ने उनको साइड में करके मोदी को ले आया है। तो कल को मोदी जी की जगह पे शाह जी को ले आए, या शाह जी के जगह पर योगी जी को ले आए, या योगी जी के जगह पर रेखा गुप्ता जैसे अनजान व्यक्ति को ले आए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। दिक्कत यहाँ पर बीजेपी के अंदर से नहीं आने वाली, क्योंकि बीजेपी का ऊपर से नीचे तक छोटा कार्यकर्ता भी बस ये चाहता है कि सत्ता बीजेपी के पास रहे। मैं कह रहा हूं ना, क्रिकेट टीम की तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे, सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, या शुभमन गिल हैं, या वो विराट कोहली हैं। मेरी टीम मैच जीत रही है, मैं खुश हूं, मुझे अपनी टीम को मैच जिताना है। तो बीजेपी को सत्ता में रहने के लिए वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अभी वो मुझे लगता है कि वो ये कॉम्प्रोमाइज कर रही है कि 56 इंच का शेर जो कल तक आंख दिखा रहा था, आज आंसू गिरा रहा है, ताकि सिंपैथी मिल जाए और सिंपैथी से सत्ता में रहें। कल को अगर अडानी का केस के बहाने या किसी दूसरे बहाने से ट्रंप के ऊपर से इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा, इतना ज्यादा दबाव आ जाएगा कि सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो 1 मिनट में सत्ता छोड़ भी देंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को लाएंगे। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति आएगा, मेरे ख्याल से वो अमित शाह को, बीजेपी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बीजेपी के अंदर कोई विद्रोह नहीं होने वाला है, लेकिन सहयोगी दल उसमें अड़ंगा लगा देंगे। क्योंकि सहयोगी दलों के लिए अमित शाह जिस तरह से अपनी राजनीति करते हैं, वो क्षेत्रीय दलों को तोड़ते हैं, क्षेत्रीय दलों के लिए वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये खबर तो भड़ास फॉर मीडिया पर छपी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता सत्ता के गलियारों में किसी तरीके की गूंज सुनाई पड़ रही हो, इसलिए सोचा कि ये इस खबर को एनालाइज किया जाए। देखेंगे कि क्या कुछ होता है बीजेपी के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।